हेलो एंड अगेन वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। तो हम जैम 2021 का वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट 3 रहेगा। 2 पार्ट ऑलरेडी हो गए थे जिसमें हमने 1 से लेके 20 तक सारे डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में। अब 21 से 30 डिस्कस करेंगे। ये सब भी आपका 2 मार्क्स के एमसीक्यूज ही होते हैं ना। 2 पार्ट में मैंने इसलिए बना दिया ये है ना कि एमसीक्यू वाला पार्ट, क्योंकि ज्यादा लंबे हो जाएंगे तो फिर आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना। एक क्वेश्चन नहीं कहूंगा मैं, 4 क्वेश्चन आपसे ये पूछे थे, है ना। 4 क्वेश्चन है इसमें। कैसे पता लगेगा आपको कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि 4 क्वेश्चन। पहले मैं इसको जूम करता हूं और फिर आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देता हूं डिटेल में। चारों रिएक्शन कौन कौन सी है। द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस द फ्लोइंग मेजर प्रोडक्ट। भाई इनमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो इसको मेजर प्रोडक्ट बनाएगी। अब आपको यहाँ पे 4 रिएक्शन गिवन है। पहली ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही और 4th ये रही। ठीक है, तो आइए चारों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन तो आपको ऑलरेडी पढ़ाई भी जाती है, ठीक है ना। विटिक रिएक्शन इसे हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहेगी जी। देखो होता क्या है, यहाँ पे ये आपका नजर आ रहा है आपको C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये आपका फोस्फीनियम इलाइड, इलाइड बोलते हैं इसे, है ना। तो विटिक रिएक्शन आपको पढ़ाई जाती है और उसमें आपको ये एक्सप्लेन किया जाता है। बट यहाँ पे देखिए 2 तरीके, वहां पे जब स्टीरियो की बात आती है ना कि ई प्रोडक्ट बनेगा या फिर जेड प्रोडक्ट बनेगा। देखो इतना तो मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट को पता होगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें ना, आप जो बनाएंगे यहाँ पे तो ये होगा यहाँ पे कि यहाँ पे O, ये हो गया जी आपका CH3, यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड लगेगा एंड इसके ऊपर ये जो ये लगा है इसके ऊपर एक यहाँ पे हाइड्रोजन और एक इसके ऊपर ये पूरा ये ग्रुप रहेगा। अब बात ये यहाँ पे हमें देखनी है, देखो ये प्रोडक्ट तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें ना। ये प्रोडक्ट आपका बनेगा यहाँ पे और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक मिनट और, सॉरी स्टूडेंट, देखो एक बार इसको मैं एक बार रफ करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा हम यहाँ पे वो कर गए हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये C डबल बॉन्ड O नहीं है, ये C डबल बॉन्ड OCH3 है ना। ये C डबल बॉन्ड OCH3 तो यहाँ पे नहीं, ये इसके साथ करेगी रिएक्शन, इस एल्डिहाइड के साथ करती है। तो ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो बात ये आएगी जी यहाँ पे आप कैसा प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखें इस प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये रहा और हाइड्रोजन ये रहा, तो ये आपका ई अल्कीन है, ये आपका ई अल्कीन है। कैसे पता लगा जी ई अल्कीन है। देखो हम यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं अकॉर्डिंग टू CIP रूल। तो कार्बन है फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी, ये आपका ऊपर कार्बन फर्स्ट प्रायोरिटी और ये सेकंड प्रायोरिटी। फर्स्ट के सामने फर्स्ट आ गया और सेकंड के सामने सेकंड आ जाए तो उसे ई अल्कीन बोला जाता है। ठीक है, अब जो ये आपको यहाँ पे इलाइड दिखाई दे रही है, अगर आपका स्टेबल इलाइड होती, अगर आपका स्टेबल इलाइड होती तो वहां पे बनती आपकी ई अल्कीन, वहां पे बनती आपकी ई अल्कीन। बट अगर आपके पास अनस्टेबल इलाइड हो, अनस्टेबल इलाइड होने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, है ना। स्टेबल इलाइड होने का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे ना, क्योंकि होता क्या है ना, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, नेगेटिव। तो अगर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता तो वो इसको स्टेबलाइज करता। अगर स्टेबलाइज करता तो यहाँ पे ई अल्कीन बननी चाहिए थी, है ना। बट अब यहाँ पे तो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये आपका अनस्टेबल इलाइड है। अगर अनस्टेबल इलाइड है तो जेड अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, जेड अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये जो आंसर ये ई अल्कीन और यहाँ पे जेड अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसको मैं बना के भी दिखा देता हूं भाई प्रोडक्ट क्या है ना। थोड़ा सा मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, मैंने दूसरा C डबल बॉन्ड देख लिया था, है ना। लेकिन अब आपको बिल्कुल ये सही से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे देखो ये कार्बन कार्बन का लग गया जी यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब आपको ये दिखाना, देखो इसमें आप ऐसा दिखाएंगे, यहीं पे आपको ये दिखाना पड़ेगा क्योंकि यही फिर आपका क्या बनेगी, जेड अल्कीन बनेगी। ये क्या आपका जेड अल्कीन। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है जी, यहाँ पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आमने सामने है, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ट्रू नहीं हो सकता, फर्स्ट सही नहीं है। ठीक है ना, फर्स्ट सही नहीं है। दूसरी जो रिएक्शन है ये भी एक काफी फेमस नेम रिएक्शन है ना। हालांकि जैम में पूछी नहीं जाती थी भाई, इसी बार पूछी है, तो इसको मैं अभी पढ़ाऊंगा। एक बार बी ऑप्शन को एक बार रोकते हैं यहीं पे। देखिए यस, ये भी आपको काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है। लिंडलार कैटालिस्ट,
जब भी आपका ये कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो, ये इसको क्या कर देता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। बट बात वही आएगी कि ये सिस अल्कीन देगा या फिर ये ट्रांस अल्कीन देगा। तो इसका आंसर होता है जो आपका लिंडलर कैटालिस्ट होता है वो आपका सिस अल्कीन देता है। स्टूडेंट इसको नोट कीजिएगा, सिस अल्कीन देता है। अगर इसी क्वेश्चन में आपका आ जाता है यहां पे क्या है ना, लिथियम एंड लिक्विड अमोनिया, जिसे हम बार्च रिडक्शन बोलते हैं, बार्च रिडक्शन, तो ट्रांस अल्कीन मिल जाती। तो हमारा जो आंसर है ना, क्योंकि जो बार्च रिडक्शन होता है वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड ट्रांस प्रोडक्ट देता है ना। लिंडलर कैटालिस्ट आपका सिस अल्कीन देगा। सिस अल्कीन का मतलब जेड अल्कीन, ट्रांस अल्कीन का मतलब ई अल्कीन। इसका मतलब यहाँ पे लिंडलर, अगर यहाँ पे बार्च रिडक्शन होता तो मैं कहता कि यह सी आंसर हो जाता, बट अब सी भी आंसर नहीं होगा, सी भी आंसर नहीं होगा। ये क्या है जी, ये क्या नजर आ गया जी हमें, है ना। इसको बोला जाता है आपका, इस रिएक्शन का नाम होता है सल्फोक्साइड, सल्फोक्साइड एलिमिनेशन बोलते हैं इसे, सल्फोक्साइड एलिमिनेशन बोलते हैं। आइए इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहले मैं आपको इसका एक बार है ना पूरा इसको समझा देता हूं कि इसका मतलब मैकेनिज्म क्या रहता है आपका, ठीक है ना। डी वाले का मैंने आपको बता दिया भाई, ये सारी बातें। डी के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा जी आपका सल्फोक्साइड एलिमिनेशन। द कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिवेटेड CH बॉन्ड अंडरगो रिएक्शन विद डाइफिनाइल या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू गिव सब्स्टिट्यूटेड सल्फाइड कुड बी। देखो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे ये दिया रहा होगा, ठीक है, ये OH दिया रहा होगा, ये नेगेटिव बनेगा। अब ये नेगेटिव अटैक करेगा इसके ऊपर, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन होगा इसका, और ऑक्सीडेशन के बाद आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता है। ये आपका एक थोड़ा सा इसका बेसिक वर्जन है, मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि यहाँ पे आप किस तरीके से इसको देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखो अब आगे अगर हम बढ़े इस क्वेश्चन के अंदर भी, तो यहाँ पे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ से ये बेस दिया हो भाई, अब ये आपका जो है ना ये बेस है, सबसे पहले ये बेस आपका, ये डाई मिथाइल वो हो गया भाई जो आपका, इसके बाद ऑक्सीडेशन हो गया और उसके बाद आपका एलिमिनेशन। देखो दोबारा से इसको रिलेट करो, यहाँ पे ये बेस की जगह, उसके बाद देखो ये S2 एंड PH2 हो गया, उसके बाद ऑक्सीडेशन वहां पे करवाया गया NaIO4 के साथ, और हीट का मतलब वहां पे देखो सेम है, सेम, ठीक है ना, सेम सारी कहानी हुई है। एक चीज नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपने यहां से इसको हटाया है तो आपने डबल बॉन्ड भी यहीं पे लगाया है। देखो देखो देखो, नोट करो, पूरा मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा ही नहीं मैं, वैसे ही बता दूंगा। देखो जहां से आपने प्रोटॉन को निकाला होगा उसी के पास आपने डबल बॉन्ड लगाना है, सी डबल बॉन्ड से दूसरे वाला। देख सकते हैं, इन दोनों में रिलेट कर लीजिए बस आप, है ना, इन दोनों में रिलेट कर लीजिए। सेम ये है, अगर आप मैकेनिज्म कहते हो तो मैं मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए होगा ये कि यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, तो डबल बॉन्ड भी आपका यहीं पे बनना चाहिए, डबल बॉन्ड भी यहीं पे बनना चाहिए। चलो इसका मैकेनिज्म मैं एक्सप्लेन करता हूं पहले आपको अच्छे से, है ना, ताकि ये कंसेप्ट कल को अगर पूछे तो आपको उसका आइडिया होना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे हम बना लेंगे, शायद ऐसा कुछ ये दिया हुआ है, एग्जैक्ट तो मैं नहीं पता। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे बेस दिया रहा होगा, तो बेस यहाँ पे बन जाएगा जी नेगेटिव, ये बन गया ना बेस से। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया S, यहाँ पे भी CH3 एंड यहाँ पे भी CH3। तो अब ये यहाँ से अटैक कर लेगा जी इसके ऊपर, ये आपका चले जाएगा जी ऐसे, जैसे इसको फॉलो करो आप इसको, ठीक है। तो जैसे ये होगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OCH3 बन गया, ये यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे लग गया SCH3 लग गया, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से जाएगा यहाँ पे, है ना, ये लग गया। इसके बाद इसका करवाया गया है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करवाते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे यहाँ तक पहुंच गए थे, ऑक्सीडेशन करवाते ही यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे S डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये आपका CH3, है ना, ये आपका CH3। और ये वाला एलिमिनेशन तो भाई आपको काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है ना,
इसको EI एलिमिनेशन बोलते हैं। अब ये यहां से एलिमिनेट होगा एंड यहां से प्रोटॉन, एंड जैसे ही प्रोटॉन होगा यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। यानी कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे, डी के अंदर जो आप प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, EI एलिमिनेशन, है ना। इसे इंटरनल एलिमिनेशन, इसे पायरोलेटिक एलिमिनेशन बोला जाता है लास्ट वाले स्टेप को। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी, है ना, मैंने पढ़ाए थे भाई ये सारी चीजें आपको, है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये बन गया, ये आपका OCH3 एंड यहाँ पे ये इस प्रकार से आपका जाएगा यहाँ पे। तो कहने का मीनिंग डबल बॉन्ड यहाँ पे लगेगा जी। अब आप इसको उससे रिलेट कीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इसके जो लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे और यहाँ पे देखो दूर है, इसका मीनिंग डी भी नहीं बनेगा, डी भी नहीं बनेगा। डी इसलिए नहीं बना क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है ना। ये तो भाई पोजीशनल आइसोमर हो गए, है ना, ये और ये तो पोजीशनल आइसोमर हो गया, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आया। लिंडलर कैटलिस्ट सिस अल्कीन देता है, ये वाला भी आपका सिस प्रोडक्ट, यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट दे देगा, सिस प्रोडक्ट दे देगा। हमें तो ई अल्कीन चाहिए, यस। अब आते हैं जी हम बी ऑप्शन पे। वैसे तो ऑप्शन एलिमिनेट करके मैंने आपका क्वेश्चन सोल्व करवा ही दिया है, अगर आपने बी नहीं पढ़ी हुई होती तो आप कर सकते थे इसको, बट दिस इज, इस रिएक्शन का नाम है भाई आपका, तो देखते हैं क्या नाम है इस रिएक्शन का। ये पूरा भाई मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन दी हुई है यहाँ पे ना, ये वो ये जूलिया, है ना। तो इसे बोला जाता है आपका, जो आपको मैंने दिखाया बी ऑप्शन, उस रिएक्शन का नाम है जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन, है ना। जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन इसे बोलते हैं। होता क्या है यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से S डबल बॉन्ड O, ऑक्साइड टाइप का, सुपोक्साइड टाइप है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा रहेगा। N ब्यूटाइल बेस, यहाँ पे एल्डिहाइड AC2O, यहाँ पे सोडियम अमलगम, और इससे मिलता क्या है, पहले तो ये देख लो कि इससे मिलता क्या है, इससे मिलता है आपका ई अल्कीन, इससे आपका मिलता है ई अल्कीन। अगर ई अल्कीन मिल गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं, मैकेनिज्म, क्योंकि जैम में पूछी नहीं थी अभी तक ये, है ना। तो इसको देखो स्टूडेंट, क्या S डबल बॉन्ड OO, ये आपका AR लगा हुआ है, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर ये आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, ठीक है। ब्यूटाइल लिथियम, ये एल्डिहाइड, ठीक है, ये आपका ये हो गया जी आपका ये, एंड ये आपका सोडियम अमलगम। अगर पहली बात तो मुझसे डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछा जाए ना, इसका क्या बनेगा, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनाओगे भाई आप, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे ये कि ये जो आपको यहाँ पे CHO नजर आ रहा है ना, इसके अंदर CHO, इसके ऊपर बस उठा के इस डबल बॉन्ड को लगा देंगे यहाँ पे, इस कार्बन यहाँ इनके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में बनाएंगे और ये लगेगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, हो सकता है कि मैकेनिज्म से और ज्यादा समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या होता है ना, N ब्यूटाइल लिथियम बेस, प्रोटॉन निकलेगा यहाँ से, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे बनेगा, मतलब ये प्रोटॉन निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे ये अटैक करेगा एल्डिहाइड के ऊपर, ठीक है, एल्डिहाइड के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है, नेगेटिव आया। अब यहाँ से देखो ये वाला, तो यहाँ पे इन्होंने AC2O दिया हुआ है और वहां पे उन्होंने दिया हुआ कुछ इस टाइप से PC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। तो अब यहाँ से ये O वाला इसी के ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो O नेगेटिव हो इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, तो ये पूरा ऐसे रिलीज होगा। सोडियम अमलगम, यहाँ पे सोडियम अमलगम कौन सा भाई, क्लेमेंसन रिडक्शन टाइप से चीजें होंगी, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में मिलके किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, इसकी। दोबारा से इस बात को नोट कर सकते हैं आप, क्या है कि यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में बस इतना करना होता है, ये पूरा हटा दो, ट्रिक देखो इसका, ये पूरा हटा दो, यहाँ पे जो R है, ठीक है, ये जो R जिस कार्बन के साथ लगा रहने दो। एल्डिहाइड का जो R है ना, एल्डिहाइड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओ, ये देखो यहाँ पे जो एल्डिहाइड नजर आ रहा है उसका CH रख लो, यहाँ पे CH, उसका CH रख लो, एंड जो R डैश आप लगाएंगे वो आप यहाँ पे लगाएंगे, इसके आमने सामने लगाएंगे, बस बात ये है। देखो इस पूरे को हटा दो, ठीक है, और एल्डिहाइड का CH उठा लाओ और R, और उनको आप E पोजीशन पे लगा देना। मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो आप यहां से देख सकते हैं, है ना, मैकेनिज्म। हालांकि देखो यहाँ पे तो ना सिंपल है काफी ज्यादा, तो इतना ज्यादा हमें उसमें होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखना बताता हूँ कि इसका आप डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे। अब ये देखो जी आपका ये बन गया आपका, देखो ये तो पूरा जाएगा बाहर, जाने दो इसको, ये बन गया कार्बन, तो ये देखो ये आपका, इसको यहाँ दिखा देता हूं मैं, ये बन गया आपका कार्बन। इस कार्बन को मैंने क्या कहा, इसका कार्बन उठा लो भाई आप, इसका ये CH उठा लो पूरा, तो इसका CH पूरा उठाओगे जब यहाँ से आप, ये C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे
ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, और ये नहीं यहाँ तक, और ये आपका CH आ गया मान लो, इस यहाँ पे डबल बॉन्ड से जोड़ोगे, लेकिन कैसा कैसा, ई अल्किन। बस ये बात ध्यान देनी थी, कैसा, ई अल्किन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी। देखो भाई मैं ना आपको सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको आंसर की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको चारों ऑप्शन समझा रहा हूं, मैं आपको चार रिएक्शन, उसके अलावा मैं आपको बर्च रिडक्शन बता रहा हूं, सल्फोक्साइड एलिमिनेशन के अंदर EI एलिमिनेशन क्या होता है ना। तो काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहां पे मिल रही होगी। स्टेबल इलाइड हो तो क्या होता है, अनस्टेबल इलाइड हो तो क्या होता है, ई अल्कीन क्या होती है, जेड अल्कीन क्या होती है, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जूलिया ओलिफिनेशन का ये क्वेश्चन था आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ना ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपका, या तो गेट में पूछे जाते हैं या फिर नेट में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपका जैम में नहीं पूछे गए पहले, और फर्स्ट टाइम ही ऐसा क्वेश्चन आया, क्योंकि ये टॉपिक ही नेट गेट का है प्योरली। तो टॉपिक का नाम है आपका फैल्किन-आन मॉडल, फैल्किन-आन मॉडल टॉपिक का नाम है। तो इससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन था। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इतना तो हमें पता ही है कि ये अगर आपका C डबल बॉन्ड O है, इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड इसके साथ, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट मेन पॉइंट है इसकी स्टीरियो क्या होगी, इसकी स्टीरियो क्या होगी, एंड इसको समझते हैं हम फैल्किन-आन मॉडल से। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी भाई आपका, है ना। अगर यहां से क्वेश्चन पूछे जाने लग गए, मतलब लेवल बहुत हाई हो चुका है एग्जाम का भी। अब अगर हम आगे बात करें इसमें, तो इसको क्लेडन बुक में भी दिया गया है एंड और काफी बुक्स में भी दिया रहता है। तो देखते हैं, थोड़ा सा मैं क्लेडन का रेफरेंस आपको दे रहा हूं एक बार, यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका क्लेडन का, मैं आपको टॉपिक वगैरह भी बता देता हूं। ये आपका पेज नंबर 860 है एंड चैप्टर नंबर 33 है एंड टॉपिक का नाम है डायास्टीरियो सिलेक्टिविटी। आप यहां पे इस टॉपिक को देख सकते हैं क्लेडन बुक के अंदर, मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा मेरी तरीके से, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, लेकिन यहां पे भी काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है इसकी, ठीक है। तो चलिए अगर मैं चलता हूं वापिस से इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ना हमें इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा, और वो कैसे बनाएंगे देखिएगा। यहाँ पे आपने ये फ्रंट सेंटर लिया, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O हो गया एंड सामने यहाँ पे आपने Me लिया। मैं पहले इस वाले कार्बन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इस वाले कार्बन की, ये C डबल बॉन्ड O एंड Me, इनको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो इस वाले की बात हम करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 टाइप के ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। एक मिथाइल लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है एंड एक प्रोपाइल लगा हुआ है। 3 टाइप के यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं। तो देखो अगर आप बात करोगे इन तीनों ग्रुप में, तो फैल्किन-आयन मॉडल क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये बना लिया भाई फ्रंट सेंटर। रेयर कार्बन पे अब आपके पास 3 टाइप के यहाँ पे ग्रुप हैं। एक लार्ज ग्रुप बोलेंगे, एक को मीडियम ग्रुप बोलेंगे और एक को स्मॉल ग्रुप बोलेंगे। एक को लार्ज बोलेंगे, एक को मीडियम बोलेंगे और एक को स्मॉल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। अब बात यह आती है, देखिए फैल्किन-आयन मॉडल ये बोलता है कि जो आपका लार्ज ग्रुप रहेगा वो आपका C डबल बॉन्ड O के परपेंडिकुलर होना चाहिए। C डबल बॉन्ड O के परपेंडिकुलर होना चाहिए लार्ज ग्रुप, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहां से साइड में मतलब कर देता हूं, ताकि है ना, एक मिनट, थोड़ा सा इसको साइड में, ताकि मैं इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन को अच्छे से बना के समझा पाऊं। तो लार्ज ग्रुप को क्या रखना है, परपेंडिकुलर रखना है। तो लार्ज ग्रुप की अगर आप बात करोगे, यहाँ पे कौन है, तो लार्ज ग्रुप है हमारा प्रोपाइल। उसके बाद देखो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आप हाइड्रोजन यहाँ पे लगा सकते हैं और एक ऊपर आप मिथाइल लगा सकते हैं। तो आप किसको कहां पे लगाएंगे, तो नीचे ही आपको यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना है, ऊपर आपको मिथाइल लगाना है। इसको कहां से आप रिलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये दिखाया गया कि लार्ज, स्मॉल एंड मॉडरेट। लार्ज ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, मीडियम। तो इन्होंने यही बात यहाँ पे भी बोली हुई, अगर आप पढ़ोगे, द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड विद स्टीरियोजेनिक सेंटर एडजेसेंट टू द कार्बोनिल प्लेस द लार्जेस्ट ग्रुप परपेंडिकुलर टू द कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट ग्रुप हमने यहाँ पे लगाया है। अब आप स्मॉल को यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब अगर आप आगे इसके देखेंगे, इसको थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ेंगे यहाँ पे, तो देख सकते हैं वी नीड टू विच इज मोर रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव,
ना। तो वी नीड टू रिमेन द न्यूक्लियोफाइल। अब ये बात यहाँ पे आती है, देखो यहाँ पे इन्होंने भी ऐसा ही दिखाया है इसमें कि जो लेसर वाला वो यहाँ पे दिखाया गया है, जो स्मॉलर ग्रुप है वो नीचे। अब बात ये आती है कि यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो वहां से क्या निकल के आता, H नेगेटिव निकल के आता। अब बात ये कि H नेगेटिव ये कहां से अटैक करेगा, तो ये अटैक करता है आपका इस C डबल बॉन्ड O से 107 डिग्री के एंगल पे। वो यहां पे भी हो सकता है और वो आपका यहां पे भी हो सकता है, ठीक है। और इसी एंगल का नाम जो दिया गया है आपका यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो इसे हम बुर्जी डुनिटीज एंगल बोलते हैं, 107 डिग्री फ्रॉम C डबल बॉन्ड O, है ना, आइदर फ्रॉम दिस। अब देखो यहां से कि ये यहां से भी अटैक करवा रहे हैं इसका, और ये यहां से भी, तो कहां से, देखो यहां पे तो लार्जेस्ट ग्रुप हो गया, उसके क्लोज हो गया, तो ये वाला अटैक पॉसिबल नहीं होगा। हम इसका जो अटैक करवाएंगे वो यहीं से करवाने वाले हैं, है ना। और इसमें अगर आप बात करोगे ना, ऊपर ये क्यों नहीं बनाया सर आपने, यहाँ ऊपर हाइड्रोजन क्यों नहीं रखा, नीचे, है ना, इस तरीके से अगर आप ऐसा रखते तो ये हो जाता आपका दोनों जगह से ही, फिर आपका न्यूक्लियोफाइल क्लोज हो जाता, बल्कि लार्जेस्ट और मीडियम ग्रुप के इसलिए नहीं रखा, यहाँ पे ही रखेंगे। तो यहाँ से आपका ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अब यहाँ से अटैक करेगा इसके ऊपर, एंड ये C डबल बॉन्ड। अब इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे, वो समझ लीजिएगा भाई कैसा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका OH हो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे अब आपका क्या आ गया है, ये आपका हाइड्रोजन आ गया है, एंड यहाँ पे अब आपका क्या, मिथाइल। ये तो फ्रंट वाले पे हो गई। बैक वाले पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका लगा हुआ है मिथाइल, यहाँ पे आपका लगा हुआ है प्रोपाइल, एंड यहाँ पे आपका लगा हुआ है हाइड्रोजन। अब क्या करते हैं ना हम इसको, देखिए, है ना, इसको ऐसे करते हैं कि इस वाले को हम यहाँ पे ले आते हैं, ताकि देखना इसको मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको अभी एक बार, ठीक है। ये OH ऐसा कैसा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन आप यहाँ पे दिखाएंगे, नीचे ये आपका मिथाइल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसको देखो, आपने इसको ऐसे रोटेट कर दिया होगा, तो अब ये यहाँ पे आपका कुछ ऐसे लग गया, ये वाला जो मिथाइल है वो आपका यहाँ पे आ गया, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो आपका यहाँ पे आ गया, है ना। मतलब इसमें कलर में मत फंस जाना भाई तुम, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ये हो गया। अब देखो अगर हम यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करके इसका करें काम, मतलब इसको देखें, तो ये देखो यहाँ से 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये 4 नंबर ये बन गया, और 5 नंबर ये बन गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से तो इसको जब ऐसे ही रिप्रेजेंट आप करेंगे, देखो सबसे पहले ME नीचे है, तो मैं ME को नीचे ही दिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका ये हो गया, और ME आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ME अगर ME यहाँ पे हो जाएगा नीचे, तो ये वाला देखो आपको ये पढ़ाया जाता है वेस्ट डैश के कॉन्फर्मेशन के दौरान, अगर ये राइट में रहेगा तो इसको हम लगाएंगे आपका वेज के ऊपर, अगर ये राइट में रहेगा तो इसको लगाएंगे वेज के ऊपर। इसी प्रकार दूसरे वाला देखो यहां से चलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन तो चलेगा। इसके बाद ये वाला आप देख सकते हैं, अगर ये लेफ्ट में आ गया तो ये जो मिथाइल लगेगा वो लगेगा यहाँ पे, एंड अगर आप बात करेंगे ये मिथाइल यहाँ पे लग गया, एंड इसके बाद ये, बट हमें तो क्या करना है, ऐसा तो कोई ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं सही तरीके से। इसका हम लेंगे कैसा, इसका हम मिरर इमेज लेंगे, और जैसे ही आप इसका मिरर इमेज लेंगे तो मिरर इमेज लेते ही आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल एकदम से सॉल्व, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे ME हो जाएगा। अब ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इसको आप दिखाएंगे कहाँ पे, OH पे। ये जो आपको बिलो दी प्लेन नजर आ रहा था ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये ऐसे अबव दी प्लेन, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना था। और ऐसा जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट। देखो A तो वैसे ही पॉसिबल नहीं था, D तो वैसे ही पॉसिबल नहीं था, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, बट ये देखो आपको, है ना, इसको B को, है ना, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अलग कहानी है थोड़ी सी ना, इस प्रकार से। तो B नहीं होता, B माइनर प्रोडक्ट होता है ना। मेजर पूछा था तो मेजर आपका यही आएगा, मेजर पूछा था तो मेजर यही आएगा आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो C होना था। काफी बेहतरीन क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था, थोड़ा सा यहां से आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल वगैरह इसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। देखो यहां से आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा भाई, है ना। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन एग्जाम्पल है, टॉपिक है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपका भाई पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का क्वेश्चन है ना। पेरिसाइक्लिक का दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था, PCR पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का क्वेश्चन है, और ये जो है आपका वो डाइल्स एल्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है। फेवरेट है जैम की,
जैम की फेवरेट है डाइल सेल्टर रिएक्शन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दिस इज योर डाइइन एंड दिस इज डाइनोफाइल। सबसे पहला यहाँ पे जो इश्यू आएगा हमें वो ये आएगा कि डाइनोफाइल यहाँ पे दो जगह से रिएक्ट कर सकता है। ये डाइइन मैंने बनाया, अब मैं अगर डाइनोफाइल की बात करूं तो यहाँ पे डाइनोफाइल की अगर आप बात करोगे, ये डबल बॉन्ड एक यहाँ पे एक ही, अगर मैं इसको ME बोल दूं यहाँ पे और इसको मैं OME बोल दूं, तो कौन से वाला डाइनोफाइल ज्यादा रिएक्टिव होता है? तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाइनोफाइल ज्यादा रिएक्टिव होता है, एंड इलेक्ट्रॉन रिच डाइइन ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो डाइनोफाइल देखो, एक ये डबल बॉन्ड डाइनोफाइल का काम कर सकता है और एक ये, कौन से वाला ज्यादा जो है, कौन से वाला यहाँ पे लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है? देखो यहां पे आप सभी को पता है कि OMeO का तो प्लस M इफेक्ट लगता है, अगर प्लस M इफेक्ट लगेगा तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, यहां पे भी लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन बट प्लस M से तो कम रहेगी। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो आपको इसी के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी ना। तो ये सबसे पहले अगर आप सिर्फ इतनी बात को भी समझ पाए तो दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट आराम से हो जाते कि आप डाइनोफाइल कौन सा लेंगे, रीजियो सिलेक्ट है ना, डाइनोफाइल कौन सा लेंगे, तो इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये आपका ME यहाँ पे हो गया, ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये आपका C डबल बॉन्ड O एंड ये आपका OMe यहाँ पे आएगा। अब देखो इतना तो सभी को पता होता है कि ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा अब यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जानी है, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OMe आ गया एंड इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो अब बात आ गई जी, ये भी ME यहाँ पे और ये हाइड्रोजन यहाँ पे। अब मेन पॉइंट है स्टीरियो का, मेन पॉइंट है स्टीरियो का। देखो पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो आराम आराम से, कौन से ऑप्शन? यहाँ पे बीच में OMe पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे OMe पॉसिबल नहीं है, दोनों ही पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। अब बात आती है जी स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो कैसे बताते हैं? इसके स्टीरियो को तो वैसे तो काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन, देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। देखो हम ऐसे कुछ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ यहाँ पे करेंगे और एक लाइन ड्रॉ यहाँ पे की जाती है। तो जो भी आपका इस लाइन के लेफ्ट साइड में होंगे, है ना, डाइनोफाइल के अंदर जो भी इस लाइन के अंदर लेफ्ट साइड में होते हैं उनकी सेम स्टीरियो होती है, उनकी स्टीरियो सेम होगी, ये बात ध्यान रखनी, उनकी स्टीरियो सेम। तो यहाँ पे जो ये ME है ये इस लाइन से यहाँ लेफ्ट साइड में है और हाइड्रोजन भी, इसलिए इन दोनों की स्टीरियो सेम हो जाएगी, है ना। और बाकी तो भाई क्यू बना के काफी डिटेल में समझा जाता है, ये आसान तरीका होता है, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट में आ रहे हैं, अगर राइट में आ रहे होते तो अलग अलग हो जाती। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा A इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकी दोनों की स्टीरियो सेम होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना था? A इज द करेक्ट आंसर, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एंड आपका जो है डाइल सेल्टर का क्वेश्चन। यस, वाह जी वाह, ये क्वेश्चन भाई जैम वालों ने ही गलत दिया है ना, क्योंकि देखो ये भी क्लेडन से काफी ज्यादा प्रभावित है ना। मैं यही कह रहा हूं बार बार ऑर्गेनिक के क्वेश्चन क्लेडन से पूछे गए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, समझते हैं। और इसका जो आंसर दिया था, इसको दिया गया था MTA। MTA का मीनिंग था मार्क्स टू ऑल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन, सारे ऑप्शन इनकरेक्ट थे, सारे ऑप्शन इनकरेक्ट थे। क्यों इनकरेक्ट थे मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में। ये जो क्वेश्चन आपका वो E2 एलिमिनेशन से तो जुड़ा हुआ है एंड यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री का भी बहुत जबरदस्त रोल रहने वाला है। क्लेडन में ये आप अगर देखना चाहते हैं कहाँ पे मिलेगा आपको, तो भाई यहाँ पे शायद पेज नंबर नहीं दिखाया मैंने आपको यहाँ पे, तो क्लेडन के अंदर ये मिल जाएगा आपको, है ना। टॉपिक के अंदर E2 एलिमिनेशन का एक चैप्टर होगा, उसके अंदर आपको ये मिलेगा। एलिमिनेशन का एक चैप्टर होगा, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये कह रहे हैं भाई क्यों क्या होगा, सिर्फ एक ही ये ओनली एक प्रोडक्ट मिले, तो बताओ कि ये क्यों क्या होगा, ये वाला क्या होगा, ठीक है। तो ये है ना E2 एलिमिनेशन का क्वेश्चन है। मैं एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि एक आपका कंफर्म हो जाएगा कि क्यों ये इनकरेक्ट था। देखो सबसे पहले मैं ए ऑप्शन को ही पकड़ देता हूं यहाँ पे, है ना। एक एक ऑप्शन को पकड़ना पड़ेगा, काफी अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। यहाँ पे CH3 ऐसा दिया गया है एंड ये जो आपका दिया गया है ये अबव द प्लेन दिया गया है, ठीक है ना। इसको मैंने सही बनाया ना आपका, तो C हाइड्रोजन और इसके ऊपर 2 CH3 लगा रखे हैं। एक मिनट ये रहा, ये आपका ये इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा लो ये आपका, ठीक है ना, जो भी है। मतलब यहाँ पे एक बार मैं उसके ऊपर ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो हर उसके अंदर ही सेम है।
तो ये आपका CH एंड CH3 का ट्वाइस हो जाता है। अब देखिए पहले ऑप्शन में देखो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो ऐसे दिखाया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप सोल्व कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को चेयर फॉर्म बना के सोल्व कीजिएगा, तभी जाके वो अच्छे से सोल्व होंगे, वरना नहीं आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये मैंने एक चेयर फॉर्म बनाई। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो नजर आ रहा है CH3, ये बिलो दी प्लेन है, तो इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इक्वेटोरियल पे, ठीक है। ये 1 2, ये अबव दी प्लेन है, तो इस क्लोरीन को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस क्लोरीन को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक्सियल पे, एंड इसको भी मैं इक्वेटोरियल पे ही दिखाऊंगा, है ना। इसको भी मैं CH एंड CH3 का ट्वाइस, इसको मैं इक्वेटोरियल पे ही दिखाऊंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे होता क्या है, इस पोजीशन के क्या यहाँ पे एक्सियल पे एक हाइड्रोजन है, यस, एंड अगर ये इक्वेटोरियल पे हो गया तो नीचे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यस। तो E2 एलिमिनेशन में होता क्या है कि जो आपका CX बॉन्ड होगा एंड जो आपका CH बॉन्ड है वो आपका दोनों एक्सियल पोजीशन पे होने चाहिए, एक्सियल पोजीशन पे होने चाहिए। एंड आपको यहाँ पे देखो ये चीज एक्सप्लेन भी की जाती है, एंटी पेरिप्लेनर। देखो, फॉर E2 एलिमिनेशन इन साइक्लोहेक्सेन्स बोथ CH एंड CX मस्ट बी एक्सियल, एक्सियल पे होंगे तभी, अगर वो इक्वेटोरियल पे हो जाएंगे तो वहां पे E2 एलिमिनेशन नहीं होगा। ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो इसका जो इस वाले का एंटी पेरिप्लेनर कौन सा हो जाएगा, देखो ये, अब यहां से एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि जो भी आपका बेस होगा वो यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ से, और ये क्लोरीन यहाँ से निकले। अगर यहां से जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देख लेना मेरी बात को। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, CH3 आपका वैसा का वैसा आ जाएगा, एंड ये आपका ऐसा का ऐसा आ जाएगा ना, CH3 का ट्वाइस, एक प्रोडक्ट ये मिलेगा। प्लस में दूसरा क्या है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो दूसरा जो प्रोडक्ट है आपको वो ये मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपका CH एंड CH3 का ट्वाइस, एंड यहाँ पे ये बिलो दी प्लेन। इसका मतलब यहाँ पे तो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं जी हमें, है ना, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, क्योंकि दोनों ही एंटी पेरिप्लेनर है, इसके दोनों ही एक्सियल पे हैं, ठीक है। इसलिए फर्स्ट वाला नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने पूछा कि सिर्फ एक प्रोडक्ट मिले, तो ये इससे तो नहीं मिलेगा। बी की अगर आप बात करोगे, बी वैसे तो सभी से ही नहीं मिलेगा, लेकिन मैं एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट वो कर देता हूं, आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो ये CH3 ऐसा का ऐसा दिखाया गया है, ये आपका यहाँ पे दिखाया गया है अब वो वाला CH3 का ट्वाइस। अब इन्होंने जो दिखाया ना इसके अंदर बी ऑप्शन के अंदर, वो क्लोरीन आपका दिखा दिया यहाँ पे ऐसे, कोई बात नहीं, इसकी फटाफट से चेयर फॉर्म ड्रॉ करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं इसको भी यहाँ से। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपका CH3 बिलो दी प्लेन था, तो बिलो दी प्लेन बना दिया, इसके ऊपर बिलो दी प्लेन होने का मतलब क्लोरीन नीचे बना दिया, और ये आपका अबव दी प्लेन ही है, तो इसको हमने कुछ ऐसा बना दिया जी यहाँ पे ना, इसको हमने कुछ ऐसा बना दिया जी यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे अगर ये यहाँ पे है तो इसके ऊपर हाइड्रोजन एक्सियल पे होगा, और ये एंटी पेरिप्लेनर देख लो भाई, एंटी पेरिप्लेनर ये वाला इसका एंटी पेरिप्लेनर है, ठीक है। अगर यहाँ पे है तो क्या यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन एक एक्सियल पे होगा, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन एक्सियल पे होगा, यस। तो यहाँ से एक आपका यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा और एक आपका यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा, इसके भी दो प्रोडक्ट बनेंगे। मैं दोनों प्रोडक्ट बना देता हूँ, देखो एक डबल बॉन्ड आप ऊपर लगाएंगे CH3, एंड ये आपका ऐसा कैसा आ जाएगा आपका CH3 CH का ट्वाइस, एंड प्लस में जो दूसरा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पे, यह आ गया, एंड यहाँ पे आप बिलो दी प्लेन ही दिखाएंगे, एंड ये आप अबव दी प्लेन ही दिखाएंगे। तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट मिल गए, यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट मिल गए, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं होगा। सी की बात कर लेते हैं, देखो बी जैसा ही है सी, बस बी जैसा ही है सी। अगर मैं बी जैसा ही है सी तो इसके साइड में ही यहाँ पे बना देता हूं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि बी जैसा ही बताया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि बी जैसा ही है सी आपका। तो देखो यहां से इसके ऊपर आप लेके गए, यहां से इसके ऊपर आप लेके गए। अब देखो यहाँ पे ये बिलो दी प्लेन, अब इसको अबव दी प्लेन दिखाया गया स्टूडेंट, देखो सी ऑप्शन में इसको अबव दी प्लेन दिखाया गया क्लोरीन को। जैसे ही क्लोरीन अबव दी प्लेन जाएगा, ये गया जी अबव दी प्लेन, एंड यहाँ पे आपका CH CH3 का ट्वाइस,
जैसे ये अबव दी प्लेन गया इक्वेटोरियल पे, अब इक्वेटोरियल पे जाते ही आपका नो E2, कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो सी के अंदर कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, इसलिए सी भी हटा दो, प्रोडक्ट कहां से मिलेगा। और डी के अंदर भी कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, ये आपका फर्स्ट टाइप का है, लेकिन यहां पे इन्होंने इसको जो है वहां पे लगा दिया है इसको। अगर मैं डी ऑप्शन आपको बना के दिखाऊं यहां पे डी ऑप्शन, तो ये भाई क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था, हालांकि मार्क्स टू ऑल करेक्ट ऑप्शन दे नहीं पाए एग्जामिनर, हो सकता है टाइपिंग भी मिस्टेक हो गई हो। तो यहाँ पे देखिए ये आपका CH एंड CH3 का ट्वाइस, ये आपका नीचे की तरफ। अब देखो यहाँ पे ना इस पोजीशन पे आपका नीचे की तरफ होने का मतलब है कि यहाँ पे इक्वेटोरियल पे क्लोरीन जैसे इक्वेटोरियल पे आया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी नो E2, यहाँ पे भी कोई एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, इसीलिए इसको मार्क्स टू ऑल बोला गया कि सभी को ये आंसर मिलेगा। अच्छा अब सर कोई बता सकते हो क्या ऐसा जिसमें भाई यहाँ पे आ जाए, मतलब ये प्रोडक्ट आ जाए? यस, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर आपको सिर्फ ये ओनली प्रोडक्ट चाहिए तो देखो ये इसमें क्लेडन में दिया हुआ है ये एग्जांपल, है ना, क्लेडन में ये वाला एग्जांपल दिया हुआ, देखो ये रहा, सेम यही एग्जांपल है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये क्लोरीन है आपका, ये अबव दी प्लेन, इस एग्जांपल से ही सिर्फ आपको क्या मिल सकता था, ये अकेला प्रोडक्ट मिल सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, आप ये बात समझ लें। तो मेरे हिसाब से सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मार्क्स टू ऑल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, है ना। था जबरदस्त क्वेश्चन, यस बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं भाई, ये देखो और भी देख सकते हो आप, यहाँ पे काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये क्लेडन के अंदर, आप पढ़ लेना, मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है। यस, अब फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं भाई हमारे यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आपका सॉलिड स्टेट से है, ब्रैग्स लॉ से, बहुत इजी क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको, बस आपको 2-3 फॉर्मूलों का आइडिया होना चाहिए था। आपसे बोला कि मोनोक्रोमेटिक एक्सरे हैविंग एनर्जी दिस, यानी कि आपको एनर्जी की वैल्यू दे दिया आपका 2.8 इंटू में 10 की पावर -15 जूल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहां से आपसे बोला कि डिफ्रैक्टेड फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि n की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे मिलर इंडिसेस आपको गिवन है, या प्लेन गिवन है, क्या 2 0 0 गिवन है, एंगल थीटा आपको यहाँ पे गिवन है 8.5 डिग्री। अब आपसे बोला गया द लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन एंगस्ट्रॉम, इस वर्ड के ऊपर बड़ा फोकस करना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये फार्मूला होता है ना। एन की वैल्यू 1 हो गई, लैम्डा नहीं पता जी, 2 इंटू में डी नहीं पता जी, हाँ साइन हम यहाँ पे लिखेंगे आपका 8.5 डिग्री, ठीक है। अब लैम्डा कहां से निकालें, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Hc अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Hc डिवाइड बाई E, तो यही करना पड़ेगा यहाँ पे 6.626 इंटू में 10 की पावर -34 इंटू में करेंगे ये 3 इंटू में 10 की पावर 8, और इसको डिवाइड कर देंगे एनर्जी से 2.8 इंटू में 10 की पावर -15 से, ठीक है। अब जब आप इस लैम्डा को यहां से सोल्व करोगे, ये मीटर के अंदर आएगा स्टूडेंट, ये मीटर के अंदर आएगा, ठीक है। तो देखो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 7.09 के आसपास। देखो इन दोनों की इनकी मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। उसके बाद देखो यहां से ये आएगा 10 की पावर -9 के इक्वल, किसके इक्वल आएगा, 10 की पावर -9। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.7 इंटू में 10 की पावर -10, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल इसको लिखा जा सकता है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से आपने लिखा, अब ये देखो ये जो वैल्यू ये मीटर में, अब ये एंगस्ट्रॉम में बन जाएगा 0.7 एंगस्ट्रॉम ना, क्योंकि 1 मीटर के अंदर आपका 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम होंगे, ठीक है, ये बन जाएगा, तो ये एंगस्ट्रॉम में बन गया, यानी कि आपके पास क्या आ गया, लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू तो पुट कर देते हैं 1 इंटू में 0.7, ठीक है, इंटू में 2। अब डी, इसकी जो वैल्यू आएगी ना भाई, इसकी आएगी 0.1 इसके आसपास, इसके आसपास। अब डी कहां से निकालेंगे जी, डी निकालने का फॉर्मूला, अगर क्यूबिक सिस्टम है, अगर क्यूबिक सिस्टम होता तो ए अपॉन यहां पे लिखते हैं h का स्क्वायर प्लस में k का स्क्वायर प्लस में l का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप a की बात करेंगे तो d की, सॉरी, अगर आप यहां पे a करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a d जो होगा आपका d वो होगा a अपॉन 2 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 0 0, तो अंडर रूट करोगे 4 का, ये आ जाएगा। इसका मीनिंग यहाँ पे जो d है वो a/2 है, तो क्या मैं अब यहां से ये बात लिख सकता हूं कि आपका 0.7 है ना इज इक्वल टू 2 इंटू में आपका a/2 इंटू में आपका 0. ये, इससे ये सोल्व करेंगे, a की जो वैल्यू आ गई यहां से वो होगी 0.7 और डिवाइड बाई
दिस, ये टर्म ऊपर जाएगी 2, ये आएगी नीचे, और ये 1 से 1 कैंसिल, ये जाएगा 5 पे, नियर अबाउट 5 के पास इसका आंसर आना था। एज लेंथ जो है वो 5 आएगी, और 5 के जो सबसे आसपास आंसर आपको नजर आ रहा है वो है आपका सी, वो है आपका सी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सी होना था। देखो 3 आसान से फॉर्मूले यहाँ पे लग रहे थे, वो बस आपने पढ़े हुए होने चाहिए थे, तो कोई इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होती। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, डी का फार्मूला ये क्यूबिक के लिए सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया गया है ना, कि आपका क्यूबिक क्रिस्टल है, तो ऊपर एज लेंथ, नीचे एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 का, यहाँ पे 0 का, डी निकल गया, पुट कर दिया, एंगल साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वहां से निकाल लेंगे, लैम्डा एच सी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा से हमने निकाला। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है भाई, ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये आपका। अब ये क्या कहता है, अल्फा इज ग्रेटर देन 1, इंटीग्रेशन दिस टू दिस, तो बताइए कि क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा सी। अब मैं इसका प्रूफ कैसे दूंगा, देखिए इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या ये रही जी प्रॉपर्टी। अगर मान लो आपके पास क्या हो, कोई फंक्शन हो, एफ एक्स कोई फंक्शन है, और वहां पे आपका अगर लिमिट हो -a टू a एंड एफ डी एक्स, है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 के, कब, इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन। अगर आपका जो एफ एक्स है अगर वो ओड फंक्शन हो जाएगा ना, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है ये इंटीग्रल की। अब ओड फंक्शन का मीनिंग क्या है कि भाई आप क्या करो, उस फंक्शन में -x पुट करो, अगर वो माइनस बाहर निकल जाए और वो एफ एक्स बच जाए तो समझ जाना कि वो ओड है। अगर आपने माइनस रखा और वो ओनली एफ एक्स आया तो वो इवन है, और इवन को फिर इस तरीके से निकाला जाता है, वो काफी लेंथी बन जाएगा, है ना। आपसे इतना डिटेल में पूछना नहीं चाह रहा था, वो ये बस। अब आपने क्या देखा यहाँ पे, आपका फंक्शन क्या है ये, तो आपने यहाँ पे किया एफ एक्स के इक्वल आपने क्या पुट कर दिया जी, यहाँ पे आपका x इंटू में e की पावर माइनस अल्फा इंटू में ये अल्फा, यहाँ पे बोला कि अल्फा पॉजिटिव ही होगा, तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे माइनस पुट करके देख लिया, यहाँ पे -x, जैसे आप -x पुट करोगे ये हो गया जी यहाँ पे इंटू में माइनस अल्फा, एंड देखो यहाँ पे जब आप -x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वो तो वही आने वाला है, तो यहाँ पे देखो माइनस इंटू में अल्फा इंटू में क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, क्या ये आपका एफ एक्स नहीं है, क्या ये आपका एफ एक्स नहीं है, यस ये एफ एक्स है। इसका मीनिंग ये हो गया कि f माइनस एक्स जो है वो आपका माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब मैं कहूंगा ये ओड है। अगर आपका फंक्शन ओड हो और वहां पे लिमिट आपका -a टू a हो, यानी कि माइनस, अब यहाँ पे a की जगह क्या है, -∞ से +∞ है, और ये आपका एक ओड फंक्शन है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका 0 होगा, इसका जो इंटीग्रल होगा वो आपका 0 होगा। बोलिए, ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स का ये एक आसान सा क्वेश्चन था, होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गैसियस स्टेट से है, थ्योरी ऑफ गैसेस से है, एंड क्रिटिकल कंडीशन से रिलेटेड है, क्रिटिकल कंडीशन से रिलेटेड है। काफी डिटेल में पढ़ाया है भाई मैंने यह टॉपिक, जिस भी बच्चे ने देखी होगी वीडियो। वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर ऑफ नॉन आइडियल गैस, देखिए सबसे पहले तो जो नॉन आइडियल गैस यानी कि रियल गैस इक्वेशन क्या है उसकी बात यहाँ पे करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है P ना प्लस में a(n²/v²) ना, ये तो a आपका जो है ना प्रेशर करेक्शन होता है, एंड लिखते हैं यहाँ पे v माइनस में nb इज इक्वल टू nRT। तो अब ये वॉल्यूम करेक्शन तो आपका ये हो गया, ये निकालना आपको वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर B की वैल्यू आपको निकालनी है ना। और अपने जो है आपका क्रिटिकल प्रेशर, इन सभी के फार्मूले पता होने चाहिए। सबसे क्रिटिकल वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो 3B होता है, क्रिटिकल प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है a²/27 एंड आपका जो TC क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है वो आपका 8a² एंड 27 होता है, 27 ये रहा। तो देखिए कभी भी अगर आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ जाए B की, तो वो आप निकालिएगा PC एंड TC से, क्योंकि वॉल्यूम जो है ना वो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाती है, वॉल्यूम से बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है, तो आप PC और TC से वैल्यू निकालिएगा। तो PC और TC को डिवाइड कर दो भाई इनको, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे देखिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आप डिवाइड करेंगे तो इसको PC, ये PC एंड यहाँ पे हो गया डिवाइड बाई TC। ऊपर क्या है आपका a का स्क्वायर, यहाँ नीचे क्या है आपका 27 RB, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका क्या है 8a², यहाँ पे क्या है
27 आरबी, 27 आरबी से 27 आरबी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप सीधा सीधा देख सकते हैं, 1 मिनट भाई 1 मिनट, थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक हमसे हुई है। अच्छा 1 मिनट, आर आता है भाई किसी फार्मूला में, आर तो यहाँ पे भी आ गया एंड आर यहाँ पे भी आ गया, ठीक है ना, आर यहाँ पे भी आ गया और आर यहाँ पे भी आ गया। इसकी एक बार मैं आपको ना वैल्यू बता देता हूँ भाई ऑलरेडी, है ना, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, टीसी और पीसी की वैल्यू क्या होती है मैं एक बार चेक करके आपको बता देता हूँ साथ के साथ ही। तो यहाँ पे ठीक है 27A, ठीक है भाई 1 मिनट, बस 1 मिनट और दे दीजिए मुझे। तो पीसी की वैल्यू होती है, ये देखो ये मिस्टेक मैं यहाँ पे कर रहा था ना, ये आपका ए, पीसी जो होता है ए 27 नहीं, यहाँ पे आर भी नहीं होता, एक बात ये भी ध्यान रखनी है ना, यहाँ पे आपका जो पीसी की वैल्यू होती है वो ये होती है, पीसी इज इक्वल टू ए बाई 27 बी स्क्वायर, एंड टीसी की जो वैल्यू होती है वो होती है आपका 8A और डिवाइड बाई 27 आरबी, डिवाइड बाई 27 आरबी। ये बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये बिल्कुल करेक्ट है ना, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। देखो पीसी क्या हो गया, ए अपॉन 27 बी का स्क्वायर, टीसी हो गया, तो डिवाइड करो। अब ये ए हो गया, ये आपका 27 बी का स्क्वायर हो गया, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा आपका 8A हो गया एंड यहाँ पे 27 आर बी हो जाएगा। तो देखो अब इसको ऊपर ले जाओ, सोल्व जब आप करोगे ए आंसर आएगा, सोल्व जब आप करोगे यहाँ से जो बी की वैल्यू देखो, इस ए से ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इस b से एक b कैंसिल आउट हो जाएगा, 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा b इज इक्वल टू r इंटू में tc एंड इसको करेंगे 8 इंटू में pc, ठीक है। चलो ये तो आपका क्या आ गया b। अगर आपसे a पूछ ले तो, अगर आपसे ए पूछ ले तो क्या होगा, तो ए का भी मैं आपको निकाल भी सकते हैं आप, मैंने ऑलरेडी क्लासेस में तो निकलवाया हुआ है स्टूडेंट्स को, तो आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं यहां से। तो ए की जो वैल्यू आएगी अब पुट कर देनी पड़ेगी भाई आपको, ए की वैल्यू है ना, आप पुट कर दो टीसी, जो आपका टीसी है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे ये रहा, तो बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इस टीसी के अंदर आप क्या करो, इस बी की वैल्यू को पुट कर दो। जैसे आप बी की वैल्यू को पुट करोगे, मैं फाइनली आपको बता देता हूं कि ए जो होगा वो होगा आपका 27 इंटू में टीसी का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में आर का स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका डिवाइड बाई 64 पीसी आ जाएगा, डिवाइड बाई 64 पीसी आ जाएगा। तो ये आपका ए की वैल्यू आएगी भाई ना, ये जो देखो ये दे रखी, ये जो दे रखी है ना, ये आपका ए की वैल्यू है, ये जो आपको दे रखी है कैसे निकलेगी, इस b की वैल्यू को बस यहाँ पे पुट कर देंगे, इसमें भी पुट कर देना चाहिए, ठीक है ना, इस b की वैल्यू को पुट कर दो, चाहे pc में चाहे आप इसमें, vc में नहीं पुट करना, क्योंकि vc को नहीं यूज करते ना, कभी भी a और b की वैल्यू निकाली जाती तो वो pc और tc से ही निकालते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर b की वैल्यू पूछी थी, वॉल्यूम करेक्शन a आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। यस, दिस इज रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स। इस बार 3 क्वेश्चन पूछे गए जो कि 6 मार्क्स के थे, तो केमिकल काइनेटिक्स से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। हाफ लाइफ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वेरीज विद द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये रहा। आप सभी को ये बात पता होना चाहिए कि जो टी हाफ लाइफ मेथड का ये क्वेश्चन है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम के अंदर बहुत बार, ठीक है, 19 में अभी आया था शायद, 19 में भी आया था, 20 में भी आया था शायद। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1, है ना, ये रहा। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मान लो मेरे पास 2 अलग अलग टाइम है, एक T1 है और एक मेरे पास T2 है। तो अब यहां से ये लिख सकते हैं कि नीचे आ जाएगी पहले वाले की कंसंट्रेशन, ऊपर आ जाएगी दूसरे वाले की कंसंट्रेशन, और इसकी पावर हम कर देंगे n-1। यहाँ पे T1 का मतलब है फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम, है ना, A1 का मतलब है फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन फर्स्ट वाले की। तो देखो इस क्वेश्चन को यार बहुत आसान है सोल्व करना। मैं क्या करता हूं, पहले मैं इसको T1 मान लेता हूं, फर्स्ट हाफ लाइफ ये हो गया, सेकंड हाफ लाइफ ये हो गया। तो देखो T आप पुट करो 360 एंड नीचे आप पुट करोगे 450, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना पड़ेगा, नीचे इसको लिखेंगे 0.05, इसको लिखेंगे 0.04, इसकी पावर कर देंगे हम n-1, ठीक है। तो देखो ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये 9 पे जाएगा 4 पे एंड ये जाएगा 5 पे। इसका मीनिंग ये हो गया, देखो ये आ गया आपका 4/5 इज इक्वल टू 4/5 की पावर n-1। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि n-1 इज इक्वल टू 1, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि n इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ पे जो ये n होता है ना, यही आपका ऑर्डर होता है,
यहाँ पे ये जो n होता है ना, यही आपका ऑर्डर होता है। आंसर तो सी आ गया। लेकिन देखो अब आप कहोगे सर आपने तो पहले दोनों ले लिए, अगर हम ये दोनों लेंगे तो लेके देख लेना सेम आएगा। अगर मैं एक और आपको बताऊं जल्दी से अप्रोच, यहाँ पे आपने मान लिया कि सर हम तो ये टाइम लेंगे, हम इसको फर्स्ट लाइफ टाइम हाफ लाइफ टाइम मानेंगे, मान लो भाई कोई बात नहीं है। ऊपर 450 किया, नीचे 600 किया, है ना। तो अब नीचे क्या क्या आएगी, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.04, तो कितनी आ गई यहाँ पे 0.04, और ऊपर कितनी आ जाएगी 0.03 की पावर n-1। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये देखो 15 पे जाएगा 4 पे एंड 15 पे जाएगा 3 पे, तो 3 बाई। यहां से भी आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो आ गई वो आपका 2 आ गई, इसकी वैल्यू भी जो है आपका वो 2 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑर्डर हाफ लाइफ, है ना, यह हाफ लाइफ मेथड का क्वेश्चन है। ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए हाफ लाइफ मेथड, ऐसे क्वेश्चन पहले भी जैम में बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर की वीडियो देखी होगी जो मैंने यूट्यूब पे डाली थी, उससे ये डायरेक्ट रिलेट करता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ये भी आपका फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, ठीक है, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है, ज्यादा टफ नहीं कहेंगे इसको, बस आपके बेसिक कंसेप्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल BF3 एंड CH4 मीथेन, इन दोनों में आपको ये बताना कि कौन माइक्रोवेव एक्टिव होगा। माइक्रोवेव एक्टिव की बात हम करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, रोटेशनल के अंदर बात की जाती है माइक्रोवेव की, है ना, माइक्रोवेव रेडिएशन यूज होती है। एंड इंफ्रारेड IR होती है आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, वाइब्रेशनल के अंदर। तो अब इनसे पूछा कि कौन क्या एक्टिव होगा, वो आपको बताना है। इजी है क्वेश्चन ये। देखिए अगर आप यहां पे बात करेंगे BF3 की, अगर आप BF3 की बात करेंगे तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखेंगे तो जो आपकी डाइपोल मोमेंट है ना, अगर आपकी जो डाइपोल मोमेंट है वो अगर आपका कैसी हो, नॉट इक्वल टू 0, एक हो सकता है कि 0 हो, जिसकी भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाती है वो आपका माइक्रोवेव इनएक्टिव हो जाते हैं, है ना, वो आपका माइक्रोवेव इनएक्टिव हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमें यहाँ पे ये देखना था नेट डाइपोल मोमेंट। अगर आप बात करोगे ना माइक्रोवेव के अंदर, अगर आप बात करोगे रोटेशनल के अंदर, तो वहां पे हम नेट डाइपोल मोमेंट देखते हैं। अगर आपकी डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल हो जाएगी तो आपका यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है BF3 के लिए भी 0 होती है। एंड आपका मीथेन, ये भी आपका टेट्राहेड्रल, देखिए डाइपोल मोमेंट को मैंने पढ़ाया हुआ है काफी अच्छे से। ये आपका देखो ट्रायंगुलर प्लेनर है, परफेक्ट ज्योमेट्री बनेगी। एंड ये भी टेट्राहेड्रल, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। इन दोनों की ही डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल है। अगर इन दोनों की डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल है तो ये दोनों ही आपका माइक्रोवेव इनएक्टिव होंगे, ये दोनों ही आपका माइक्रोवेव इनएक्टिव होंगे। सिर्फ अगर आप इतना भी पता कर पाए तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता। कैसे, देखिए BF3 एंड ये दोनों माइक्रोवेव एक्टिव हो गए, नॉट पॉसिबल। ये इंफ्रारेड एक्टिव हो गए, अभी देखेंगे। CH4 इज माइक्रोवेव एक्टिव, नहीं हो सकता। BF3 इज माइक्रोवेव एक्टिव, नहीं हो सकता। तो आंसर इसका सिर्फ और सिर्फ B ही बच जाता है। अब देखिए, अब क्या ये दोनों IR एक्टिव होंगे? यस, IR की अगर आप बात करेंगे, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पे डायनामिक डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए, डायनामिक डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए। अगर डायनामिक डाइपोल मोमेंट है तो देखो IR के अंदर यह पढ़ाया जाता है आप सभी को कि हम होमोडाया एटॉमिक को छोड़ के, होमोडाया एटॉमिक, होमोडाया एटॉमिक बोले तो H2, बोले तो N2, बोले तो O2, ये सब आपका IR इनएक्टिव होते हैं। बाकी IR के कैसे होते हैं? ये आपका IR इनएक्टिव होते हैं। बाकी सारे के सारे आपका, बाकी सारे के सारे आपका IR एक्टिव होते हैं। चाहे वो जैसे ना, इसमें आपका जैम में भी ऑलरेडी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका CO2। अब CO2 लीनियर है, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट 0 है, बट यहाँ पे डायनेमिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे स्ट्रेचिंग होती रहती है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की वजह से यहाँ पे डायनेमिक डाइपोल मोमेंट होती है, जिसकी वजह से यह आपका IR एक्टिव होता है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना, मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ होमोडाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को छोड़ के सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपका IR एक्टिव होते हैं। तो BF3 भी ना तो होमोडाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ना ही CH4, इसलिए BF3 एंड CH4 आर इंफ्रारेड
एक्टिव, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी इज द करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल सही है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका केमिकल काइनेटिक्स का, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, सीरीज रिएक्शन का ये क्वेश्चन होता है ना, सीरीज रिएक्शन का। तो देखो मेनली जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सीरीज से, वो ये बनते हैं कि ये जो y की कंसंट्रेशन क्या होगी या इस z की कंसंट्रेशन क्या होगी टाइम t पे, इससे जुड़े हुए ग्राफ भी आते हैं। तो काफी डिटेल में मैंने भाई 2 आवर की एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो देख लेना। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे केमिकल काइनेटिक्स के रिगार्डिंग पैरेलल कॉन्जुगेटिव रिएक्शन, ठीक है यार। तो C इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये आपका रेट कांस्टेंट होते हैं भाई kx एंड ky, ये आपका जो है रेट कांस्टेंट होते हैं। अब आपको बताना है कि जी क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। देखो भाई इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, पहली बात तो ये ध्यान रखना फॉर्मूले में, y की पूछी थी आपसे, कंसंट्रेशन ऑफ y एट टाइम t, तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पे Cx नहीं होती है, Cx नहीं होती, ये दोनों हटा दो यहाँ से, ये दोनों हटा दो यहाँ से। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका ky माइनस kx, ठीक है, ये भी ठीक है। इन दोनों में क्या आएगा, पहले यहाँ पे x ही आता है, e की पावर माइनस kxt इंटू में e की पावर माइनस, यही आएगा, ये नहीं आता है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो a होना चाहिए था। हालांकि मैं आपको z की वैल्यू भी लिखवा देता हूँ भाई, हालांकि मैं आपको z की वैल्यू भी लिखवा देता हूँ, है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी के लिए अभी मैं बता रहा हूँ, तो साथ के साथ में लिखवाता चलूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा भाई आपका, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे z का आ जाता कि z की वैल्यू क्या होगी, पूरा डेरिवेशन होता, डेरिवेशन तो आपको वैसे भी नहीं देखना चाहिए, डेरिवेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे z की वैल्यू आ जाती है आपका kx इंटू में ky, kx इंटू में ky, एंड यहाँ पे c नोट हो जाता, नीचे वही लिखते हैं हम यहाँ पे कि ky माइनस में kx, ky माइनस में kx, एंड यहाँ पे फिर लिखना पड़ता हमें यहाँ पे ना 1 e की पावर माइनस k1t, 1 e की पावर माइनस k1t, इसको डिवाइड कर देते kx से, k1 का मतलब यहाँ पे भाई kx से है ना, माइनस फिर करते हैं यहाँ पे 1 की पावर माइनस e की पावर ky इंटू में t, एंड इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे ky से, इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे ky से। तो ये जो है ना आपका, ये आपकी आ जाती z की वैल्यू, ये जो है आपका वो z की वैल्यू आ जाती। हालांकि आपसे तो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पूछा था यहाँ पे, y के बारे में। तो भाई इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो आपका a आना था। तो ये थी जी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 30 तक क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, और ये वाली क्लास काफी लेंथी होगी शायद, क्योंकि काफी डिटेल्ड कंसेप्ट यहाँ पे मुझे बताने पड़े हैं। होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 31 से 40 MSQ टाइप के क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं तो इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बताइएगा इसके बारे में कि ऐसे ऐसे कोर्स है जहां पे आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।